हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कवर कर रहे थे और ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे और ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे थे। ठीक है, और ये बिहार पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। और ये देखिए, आज का जो सेशन है, आज का सेशन नंबर 10 हो गया। इससे पहले हम लोग 9 सेशन कवर कर चुके हैं, जिसमें 3 सेशन में हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, बाद बाकी 6 सेशन में हम लोग एमसीक्यू कवर किए हैं प्रीवियस ईयर का, और आज मिला के ये 7वां सेशन हो गया। यानी और प्रत्येक सेशन में 20-20 क्वेश्चंस कवर किए तो 7 दूनी की 14 यानी 140 को क्वेश्चंस कवर हो जाएगी आज मिलाकर। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि पहले वाला सभी लेक्चर आप लोग जरूर देखे होंगे और बढ़िया से देख लिए होंगे। आप लोग अगर नहीं देख पाए तो अभी आपके पास है समय, आप प्ले लिस्ट में जाइए और इसी चैनल का प्ले लिस्ट में जाइए और फिर आपको वहाँ पे सारा लेक्चर देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो स्टार्ट करें इस सेशन को। तो देखिए, मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। दिस इज अ पार्ट ऑफ H2O स्टडी, एक H2O स्टडी का पार्ट्स है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये जो सेशन है रेगुलर वाले लोगों के लिए, तो जो लोग भी रेगुलर है, जिनका किसी भी प्रकार का कोई भी कैरी पेपर नहीं है, उन लोगों के लिए है। और अगर आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कैरी है तो आपका कैरी वाले लोग भी, आप लोग इसको जरूर अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के, द पार्ट डज नॉट बिलोंग्स टू टी स्क्वायर इज, मतलब टी स्क्वायर का कौन सा ऐसा पार्ट्स है ना जो बिलोंग नहीं करता, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो टी स्क्वायर के अंदर नहीं होता। तो जैसे देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक टी स्क्वायर भी लगा हुआ है। देखिएगा, एने वाला पोर्शन को स्टॉक बोलते हैं, ये वाला पूरा को ब्लेड बोलते हैं, ये किनारे वाला को वर्किंग एज बोलते हैं। यानी ये जो टी स्क्वायर में ना 3 पोर्शन है, 1 2 3, 3 को चीज है ना। अब देखिए, इस तीनों में वर्किंग एज है, ये है ब्लेड, है ये स्टॉक, है ये इबोनी नहीं है। ये इबोनी कहाँ देखने को मिलती है? ये इबोनी आपको देखने को मिलता है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर किनारे में। ठीक है ना, ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर देखने को मिलेगा आपको। जब आपको हम ड्राइंग बोर्ड पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको हम बताए होंगे ये सब। ठीक है, इबोनी के बारे में बताए होंगे, उसमें भी वर्किंग एज होती है उसके बारे में बताए होंगे, प्लस में और उसमें बहुत सारी चीजें होते हैं। बैटन होता है, बॉटम होता है, प्लस में बैटन, बैटन मतलब वो किनारे किनारे जो लगी हुई रहती है, वो सब सारी चीजें हम आपको पिछले वाला सेशन में भी डिस्कशन किए, जिसमें ड्राइंग बोर्ड के बारे में डिस्कशन हम आप लोगों को बता रहे थे। तो टी स्क्वायर में कौन सा ऐसा चीज है जो मतलब इस चारों ऑप्शन में से बिलोंग नहीं कर रहा? तो ये इबोनी। ये इबोनी किस चीज का पार्ट है? ड्राइंग बोर्ड का पार्ट है। उम्मीद करते हैं कि फिगर से भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, फिगर टी स्क्वायर का ही फॉर्मेट है, ये टी है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, द एंगल विच वी कैन नोट मैक यूजिंग ए सिंगल सेट स्क्वायर, इसमें से कौन सा ऐसा एंगल है ना जिसको हम लोग सिंगल सेट स्क्वायर के मदद से वी कैन नोट मैक, यानी सिंगल सेट स्क्वायर के मदद से हम लोग बना नहीं सकते हैं। कौन सा एंगल है? तो देखिए, 45 डिग्री सिंगल सेट स्क्वायर से बन जाएगा, 60 डिग्री भी सिंगल सेट स्क्वायर से बन जाएगा, 30 डिग्री भी सिंगल सेट स्क्वायर से बन जाएगा, लेकिन 75 डिग्री सिंगल सेट स्क्वायर से नहीं बनेगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले ये भी क्वेश्चन डिस्कशन किए थे हम आप लोग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड इज अ पेंसिल इज द बार्डेस्ट। ये तो आपको स्पेशल है, हम पेंसिल का चैप्टर है, मतलब ये स्पेशल पेंसिल का वीडियोज आप लोगों को दिए थे, याद है? ड्राइंग पेंसिल का। उसमें हम आपको क्या बताए थे कि जहां पे भी यहाँ पे क्या बोल रहा है? हार्डेस्ट। हार्डेस्ट को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, और 1H 2H 3H 4H 5H 6H, जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे उसका हार्डनेस क्या हो जाएगा? हार्डनेस बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, और हार्डनेस बढ़ेगा तो डार्कनेस क्या होगा? कम होगा। जबकि बी का कैटेगरी में क्या बताए थे? बी में बताए थे कि 1B 2B 3B 4B 5B, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है 6B, वैसे वैसे इसका जो डार्कनेस है, डार्कनेस जो रहता है वो बढ़ेगा। ठीक है, इसका जो डार्कनेस रहता है वो बढ़ेगा। जबकि
इसका हार्डनेस जनरली धीरे धीरे कम होने लगती है, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो पूरा सॉफ्ट होगा, सॉफ्टनेस बढ़ेगा तो डार्कनेस बढ़ेगा, सॉफ्टनेस बढ़ेगा तो हार्डनेस कम होगी, ये कंडीशन था। तो यहां से हमसे पूछ रहा हार्डेस्ट पेंसिल, तो देखिए तो 6B, बी वाला तो हार्डेस्ट में आएगा नहीं। अब एक है 5H है और 6H है, इसमें से कौन ज्यादा हार्ड होगा, 5 से आगे फिर 6H, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसका हार्डनेस बढ़ते चल रहा है, तो यानी 6H यहाँ पे सबसे ज्यादा हार्ड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। थ्योरी में हम बताएं हैं आपको, ये इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में भी जाइएगा तो वहां पे भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन में भी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं वहां पे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए वैलिड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स, इसमें से देखिए तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स कौन नहीं है, 1:3, ये तो है 1:3, ये है, यानी ये कौन सा स्केल का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिड्यूसिंग स्केल का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्रू लेंथ ज्यादा है और ड्राइंग लेंथ कम है, इसमें भी रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2:5, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, यानी और ट्रू लेंथ 5 यूनिट है, जबकि उसको हम लोग 2 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब आरएफ दिखा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये देखिए तो 0:2 है, यानी एक्चुअल लेंथ है 2 और ड्राइंग लेंथ 0, तो ड्राइंग लेंथ आप ड्राइंग करिए नहीं रहे हैं तब, तो वहां पे आरएफ किसी प्रकार का कुछ शो नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स इज नॉट ए वैलिड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स के लिए वैलिड नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द डायगोनल स्केल्स आर यूज्ड, मतलब डायगोनल स्केल्स आर यूज्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्पेस, मतलब डायगोनल स्केल कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग का जरूरत पड़े कितना यूनिट तक मेजरमेंट करने के लिए, तो डायगोनल स्केल से जनरली हम लोग 3 यूनिट्स तक मेजरमेंट कर सकते हैं, और पॉइंट के बाद 2 यूनिट और पॉइंट के पहले 1 यूनिट, तो सब मिला के 3 गो यूनिट हो जाएगा। अगर यही प्लेन स्केल की बात होता है तो प्लेन स्केल से जनरली हम लोग ओनली फॉर 2 यूनिट तक मेजरमेंट कर सकते हैं, और पॉइंट के बाद 1 होना चाहिए, यानी 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो यानी पॉइंट के एक ही डिजिट तक हम लोग प्लेन स्केल की मदद से मेजरमेंट कर सकते हैं। डायगोनल स्केल की मदद से पॉइंट के बाद 2 डिजिट मतलब 2 यूनिट तक हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जबकि प्लेन स्केल से टोटल 3 यूनिट मेजरमेंट होता है और प्लेन स्केल से टोटल 2 यूनिट मेजरमेंट होता है। डायगोनल स्केल से 3 गो यूनिट, प्लेन स्केल से 2 गो यूनिट, याद रहेगा। तो द डायगोनल स्केल आर यूज्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स करेक्ट हो जाएगा। जब 3 यूनिट का जरूरत पड़े, रिक्वायरमेंट पड़े, तो हम लोग डायगोनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू द ट्रू लेंथ इज, वैल्यू पूछा जा रहा है, आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन में ट्रू लेंथ बराबर क्या होता है, 0.815, ठीक है, यानी आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन में ट्रू लेंथ बराबर क्या होता है, 0.815, याद रहेगा। आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन में ट्रू लेंथ बराबर 0.815, 0.815, 0.815, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, 0.815। ट्रू लेंथ का कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग या आइसोमेट्रिक व्यू तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक लेंथ का कब जरूरत पड़ता है, जब हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तैयार कर रहे हैं तो आइसोमेट्रिक लेंथ का जरूरत पड़ेगा, और आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहे हैं, आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं तो ट्रू लेंथ का जरूरत पड़ेगा, और आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन में ट्रू लेंथ बराबर 0.815 के बराबर होते हैं, तो 0.815 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए क्यूब इज ड्रॉन एंड फेसेस ऑफ क्यूब आर सीन एज, बोलता आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का आइसोमेट्रिक व्यू का फेस, तो देखिए जब क्यूब का हम आइसोमेट्रिक व्यू, जैसे क्यूब स्क्वायर का फॉर्मेट होता है, तो जब हम लोग स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करते हैं ना, तो रैम्बस जनरली दिखता है, और वही वाला फॉर्मेट वाला क्यूब हुआ है, यानी स्क्वायर से ही ना क्यूब बना है,
तो उसमें भी 3D में क्यूबे दिखेगा, लेकिन जो क्यूब का फेस होगा वो क्या दिखेगा, वो भी रैम्बस की तरह दिखेगा, यानी ऑल साइड्स कैसा दिखेगा, ऑल साइड्स इक्वल दिखेगा। दोनों का जो डायगोनल वन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट भी करेगा। भाई है तो वो क्यूब है ना, क्यूब का ऑल फेस इक्वल है, तो जब क्यूब का ऑल फेस इक्वल है तो क्यूब का फेस स्क्वायर होता है, और स्क्वायर को जब हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं तो फिर वो रैम्बस दिखता है। तो क्यूबो वाला फॉर्मेट हो तो रैम्बस से दिखेगा ना, उसमें सब साइड हुआ तो इक्वल ही होगा, भले थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो आइसोमेट्रिक व्यू में जो हम लोग क्यूब ड्रॉ करेंगे उसका जो क्यूब का जो फेस होगा वो कैसन दिखेगा, और रैम्बस की तरह दिखेगा। अगर स्क्वायर रहता मेरे पास, केवल सिंपल स्क्वायर, तो सिंपल स्क्वायर का अगर हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाते तो वहां पे भी रैम्बस दिखता है। क्यूब है, क्यूबो का तो क्यूब है तो भाई उसका जो भी फेस है, चेहरा है, साइड है, वो तो स्क्वायर ही ना है, तो उसको जब आप आइसोमेट्रिक व्यू में बनाइएगा तो भी उसी के फॉर्मेट में जैसा दिखेगा, रैम्बस जैसा। जबकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करिएगा तो वो आपको पैरालेलोग्राम दिखेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का आमने सामने वाला साइड वाई इक्वल होगा, सब साइड इक्वल नहीं होगा। और अगर रेक्टेंगल से क्यूबाइड तैयार होती है तो क्यूबाइड बनाइएगा, तो क्यूबाइड बनाइएगा तो भी आपको पैरालेलोग्राम की तरह दिखेगा आइसोमेट्रिक व्यू। तो ये फॉर्मेट होती है। तो आइसोमेट्रिक व्यू में जो क्यूब तैयार होता है उस क्यूब का जो फेस होगा वो आपको रैम्बस की तरह दिखेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। द फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन प्लेन। देखिए फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं, यानी कोई भी वस्तु रखे हुए कहीं पे भी कोई भी क्वाड्रेंट में, इनमें से जब हम लोग फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू जनरली कहाँ पे दिखता है, तो फ्रंट व्यू आपको ये जो वर्टिकल प्लेन है ना, इस वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू दिख जाएगा। ये वाला क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन है नीचे, तो वर्टिकल प्लेन में आपको फ्रंट व्यू यहाँ पे दिख जाएगा। तो द फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन वीपी प्लेन, यानी वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल देखिए है, वर्टिकल है, प्लेन देवे क्या, तो वर्टिकल में जनरली वीपी तैयार होती है। और टॉप कहाँ से तैयार होता है, टॉप व्यू तैयार होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कहीं पे भी रखिएगा, इधर भी रखिए, इधर भी रखिए, कोई भी क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखिए, हमेशा वर्टिकल प्लेन में ही फ्रंट व्यू तैयार होगी। हो गया। इसके बाद देखिएगा 9 का क्या कहना है कि व्हेन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं सब एक दूसरे के पैरेलल है, एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो सभी लाइन ऐसे पैरेलल भाग रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, तो उस प्रकार के प्रोजेक्शन को हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। यही ना होती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, 3D ऑब्जेक्ट रहेगा, लाइट मारेंगे, किनारे किनारे से 3D ऑब्जेक्ट के किनारे किनारे से पैरेलल लाइट जाएगा, और सामने पर्दा लगा रहेगा, पर्दा पर जाकर उसका प्रतिबिंब बनेगा, और वो जो लाइन जा रहा है, लाइट का लाइन जा रहा है और पर्दा है, उसके बीच का जो एंगल बनती है वो 90 डिग्री तैयार होता है, तो वो जनरली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग करते क्या, 3D ऑब्जेक्ट रहती है उसको 2D में कन्वर्ट करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मेरे को दुइयों को डायमेंशन दिखता है, यानी दुइयों को व्यू, मतलब व्यू 3 को निकालते हैं हम लोग, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, लेकिन जो भी व्यू निकाल रहे हैं ना वो सबका दुइयों को डायमेंशन दिखेगा। साइड व्यू भी निकालिएगा तो दुइयों को डायमेंशन दिखेगा, फ्रंट व्यू निकालिएगा तो दुइयों को डायमेंशन दिखेगा, टॉप व्यू निकालिएगा तो दुइयों को डायमेंशन दिखेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फिर से बोल रहा हूं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इच प्रोजेक्शन व्यू रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो प्रत्येक प्रोजेक्शन का जो व्यू दिखता है वो रिप्रेजेंट हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का कै गो डायमेंशंस दिखाता है वहां पे। तो देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग 3 गो व्यू जनरली देखते हैं, साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। अगर प्रत्येक व्यू को देखिएगा ना, प्रत्येक व्यू में कै गो डायमेंशन दिखता है, तो वही पूछ रहा है यहाँ पे। तो प्रत्येक व्यू में मेरे को 2 गो डायमेंशन दिखता है, 2 गो डायमेंशन से ज्यादा नहीं दिखता है मेरे को। In orthographic projection, each projection view represents how many dimensions of an object? तो there are 2 dimensions of an object। कोई भी वस्तु का 2 डायमेंशन दिखेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो जिनका जिनका भी बी है एकदम सही है। आप लोगों का सही हो रहा है ना, समझते चलिएगा, आप पूरा अच्छे से डिटेल से क्वेश्चन समझाते हुए चल रहे हैं, तो आप बढ़िया से समझते चलिएगा। और हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो चीज आप समझ गए ना तो आप आंसर मार दीजिएगा। अब यही नहीं समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, आप
कहना क्या चाह रहे हैं, साफ साफ बोलिए ना। व्हाट इज मशीन, ऊपर नीचे करके क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, कहना क्या चाह रहे हैं, यही मतलब आप ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये चीज आप समझ गए, तब तो फिर आप मार दीजिएगा हाथ। अगर लेकिन यही नहीं समझ पा रहे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना, तब तो फिर बड़ी मुश्किल होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन आंसर मारे। फिर वही तुक्का वाला सिस्टम अपनाना होगा। जय श्री राम, जय हनुमान, इसे करके मारना। नहीं तो आंख मुन के कहाँ गया पेन, गया बी पर चल गया, सही। तो ऐसे ही करके करना होगा, लेकिन क्वेश्चन समझिएगा। अब क्वेश्चन समझने के लिए आपको कैसे करना होगा, तो थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज रखना होगा, थोड़ा बहुत वर्ड मीनिंग याद रखना होगा। मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, और थोड़ा आइडिया हो, मतलब सब ये मिक्सअप हो जाएगी ना, तो आपके पास अपने आइडिया आ जाएगा कि एक सेंटेंस कैसे जोड़ सकते हैं। सो ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि हमको पूरा इसमें बाबा बननी है, नहीं, थोड़ा थोड़ा जानकारी रखनी है। कुछ वर्ड मीनिंग याद रख लीजिए, कुछ ग्रामर का नॉलेज रख लीजिए, कुछ थ्योरी पढ़ लीजिए, तो सबको मिक्सअप कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। यही है। नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल थर्ड व्यू ऑन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए जनरल फॉर द सिंपल ऑब्जेक्ट। देखिए मेरे पास एक सिंपल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उस सिंपल ऑब्जेक्ट का बोलता है कि थर्ड व्यू कौन सा होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो एक सिंपल व्यू है, सिंपल व्यू का जनरली हम लोग फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ये तो पॉपुलर है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। अब बोलता है कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में थर्ड व्यू जो हम लोग निकालते हैं वो कौन सा व्यू होता है, तो थर्ड व्यू हम लोग का साइड व्यू मिलता है। फर्स्ट व्यू फ्रंट और टॉप ये दोनों फर्स्ट सेकंड में आ जाएगा, और जो थर्ड व्यू जो आती है वो वैसे भी ट्रेडिशनल है। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन जनरल फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए जो थर्ड व्यू हम लोग प्राप्त करते हो जनरली कौन सा, साइड व्यू है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ऑफसेट कमांड कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट। देखिए ऑफसेट कमांड के माध्यम से जनरली हम लोग क्या क्रिएट नहीं कर सकते। ऑफसेट कमांड के माध्यम से देखिए कंसेंट्रिक सर्कल हम लोग बना सकते हैं, जैसे एगो सर्कल बना दीजिए और एगो फिक्स डिस्टेंस का आप ऑफसेट दे दीजिए कमांड के रूप में। तो फिक्स डिस्टेंस का जब ऑफसेट दे दीजिएगा तो ये देखिए इतना फिक्स डिस्टेंस, अब इसके किनारे किनारे फिक्स डिस्टेंस पर एक कंसेंट्रिक सर्कल बनने लगेगा। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल ऑफसेट कमांड के माध्यम से आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, और 3 लाइन्स पैरेलल, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, अगर ये भी फिक्स डिस्टेंस रहती है तो फिक्स डिस्टेंस के माध्यम से हम लोग ये भी ऑफसेट कमांड के माध्यम से ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल आर्क, एगो आर्क ऐसा जाएगा, ऐसे पैरेलल अगर आर्क खींचना है तो भी पैरेलल आर्क भी ऑफसेट कमांड के माध्यम से बनाया जा सकता है। ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, लेकिन ये वर्टिकल स्ट्रेट्स जो है ना, ये ऑफसेट कमांड के माध्यम से ना क्रिएट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रेट जो है ना ऑफसेट कमांड के माध्यम से क्रिएट नहीं हो सकता। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, ए लाइन विथ ए टेपरिंग विड्थ कैन बी इजिली क्रिएटेड बाय यूजिंग द स्पेस टूल्स। तो ये तो पोली लाइन हो जाएगा। ए लाइन विथ ए टेपरिंग, एक वैसा लाइन होना चाहिए जो थोड़ा टेपरिंग विड्थ के रूप में हो, यानी इस तरह से टेपरिंग विड्थ के रूप में हो, और क्रिएटेड मतलब इजिली क्रिएटेड बाय यूजिंग द टूल्स, और आसानी से जनरली उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो कौन सा टूल्स की मदद से, पॉलीलाइन टूल्स की मदद से। ठीक है, पॉलीलाइन टूल्स आपका कैट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रहेगी, उसके मदद से आप खींच सकते हैं। आगे, द क्विक वे टू व्यू द सर्कल ड्रॉइंग एरिया इज टू यूज द जूम कमांड बाय टाइपिंग। देखिए आप एक सर्कल ड्रॉ किए हैं आप कैट सॉफ्टवेयर में, अब उस कैट सॉफ्टवेयर में जो आप सर्कल ड्रॉ किए उसको आपको देखना है, तो उसको देखने के लिए और वो जूम के मतलब थोड़ा सा जूम करके उसको आपको देखना है। तो क्या आप कीबोर्ड में क्या दबाइएगा कि आपको कैट सॉफ्टवेयर में वो जो सर्कल आप ड्रॉ किए ना वो थोड़ा जूम होके आपको दिखे। तो आपको क्या चीज दबाना होगा वहां पे, तो वहां पे आपको दबाना होगा, पहले आप जेड टाइप करिए कीबोर्ड में, फिर जेड जेड पहले जेड एक बार इंटर करिएगा, पहले जेड डालिएगा, जेड से क्या हो जाएगा जूम हो जाएगा, और जूम के बाद एक क्लिक करिएगा तो फिर आपको जो भी मतलब जूम हो जाएगा, तो जने तने फिर जूम हो जाता है, तो फिर ए दबाइएगा तो सर्कल वो सामने आपका आ जाएगा।
यानी पहले टाइप करना होगा जेड, उसके बाद दबाना होगा ई। तो जो भी आप सर्कल ड्रॉ किए हैं वो थोड़ा जूम हो जाएगा और आपको अच्छा आसानी से दिख जाएगा। 14 के बाद 15 देखिए, द स्केल कमांड, द स्केल कमांड कैन बी एसेस्ड इजिली बाय टाइपिंग, द स्केल कमांड कैन बी एसेस्ड इजिली बाय टाइपिंग, मतलब आपको आसानी से टाइप, मतलब क्या बोलना चाह रहा है ना, हम कैड सॉफ्टवेयर में क्या चीज टाइप करें कि मेरे को वहां मतलब कौन सा चीज कमांड दे ताकि मेरे को ना वहां से स्केल आसानी से कैड सॉफ्टवेयर में दिखने लगे। क्योंकि मेरे मान लेते कोई लेंथ हम मेजरमेंट किया, उस लेंथ को मेजरमेंट करना, तो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए तो स्केल चाहिए, या नहीं तो स्केल कोई भी स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्ज स्केल, जो भी स्केल का आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो आपको जरूरत है। तो हम लोग क्या टाइप करेंगे कीबोर्ड में, तो उसके लिए हम लोग एससी टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया सबका क्लियर। आगे, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यू कैन ड्रॉ ए रेक्टेंगल इन ऑटोकैड, आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर मिल गया। अब उस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ना आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, आयत। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड, तो कौन सा कमांड आप दीजिएगा, ARC से आर्क खिंचा जाता है, POL से पोली लाइन खिंचा जाएगा अलग अलग फॉर्मेट में, REC से रेक्टेंगल खिंचाएगा, ठीक है, REC से रेक्टेंगल खिंचाएगा आपको। REC कमांड दीजिए तुरंत एक, जैसे देखिए आप टाइप करिए REC रेक्टेंगल कमांड दीजिएगा तो आपको ना इस तरह का एगो आ जाएगा रेक्टेंगल टाइप का। अब वहां पे आपको ना यहाँ पे आप एगो यहाँ पे बॉक्स भी आएगा। अब इस दोनों में आपको डायमेंशन डालना है कि कितना लंबाई का और कितना चौड़ाई का चाहिए रेक्टेंगल। तो आप यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ आप डाल दीजिए और उतना साइज का एक आपको स्क्रीन पर रेक्टेंगल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। 16 के बाद 17 देखिएगा, कैड क्या है, कैड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल्स है, हार्डवेयर टूल्स है नहीं, हार्डवेयर नहीं, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल्स है, ठीक है। कैड जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है इसका फुल फॉर्म, तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल्स है। नेक्स्ट, आइसोमेट्रिक व्यू इज ड्रॉन विद द यूज ऑफ, देखिए आइसोमेट्रिक व्यू जनरली हम लोग किस चीज के इस्तेमाल से बना सकते हैं, तो आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग जो होती है ना हम लोग ट्रू स्केल की मदद से बनाते हैं, ठीक है। जबकि अगर हमको बोलता कि आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बताइए, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए जनरली हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक व्यू को बनाने के लिए जनरली हम लोग ट्रू स्केल का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कल इज, अगर सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात किया जाता है तो सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा, तो सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इलिप्स दिखेगा। स्फेयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसा दिखता है, स्फेयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सर्कल दिखता है, ये पिछले भी हम आपको कवर करवाए थे, ये भी कवर करवाए थे, ठीक है। तो स्फेयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सर्कल, सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इलिप्स, ये सब याद करते चलना है। आगे, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द HP एंड VP इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा प्लेन जो HP का भी और VP का भी परपेंडिकुलर है। जैसे देखिए इस तरह का हम आपको सिखाए हैं, ये कब, जब हम आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बता रहे थे तब। जैसे देखिए ये मेरे को इस तरह का प्लेन है, देखिएगा ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वाला वर्टिकल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल एक और हम लोग क्या, मतलब दोनों का पैरेलल नहीं, दोनों का परपेंडिकुलर एक और प्लेन है। तो मान लेते देखिए हम इसको हम ऐसे करके यहाँ पे रख दिए हैं, देखिए ये जो प्लेन है तीसरा प्लेन है, ऐसे करके आप देख सकते हैं तीसरा जो प्लेन है ना,
ये तीसरका प्लेन ये वाला है, तो ये जो तीसरका प्लेन है इस तरह से दिख रहा होगा। ये जो तीसरका प्लेन है दोनों के परपेंडिकुलर, तो इस तीसरका प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तीसरका प्लेन को बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। जैसे इसी तीसरका प्लेन में ना जब हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, तो वो सामने वाला वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू मिल रहा था, ऊपर वाला टॉप व्यू, और इसमें साइड व्यू मिलता है। प्रोफाइल प्लेनवा में साइड व्यू हम लोग को प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एचपी एंड वीपी इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे प्रोफाइल प्लेन, पीपी के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन यहीं तक हम लोग कवर करेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हम लोग का इंजीनियरिंग ग्राफिक जो हम लोग कवर कर रहे हैं, उसका आज हम लोग का 10 सेशन कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आपको 10 सेशन अच्छा लगा होगा और अच्छे से सब लोग कवर कर चुके होंगे। आप लोग जरूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि 10 सेशन में आप लोग कितना सेशन देखे हैं, वो मेरे को जरूर बताइएगा। अगर आप नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नाम से एक बना हुआ होगा प्लेलिस्ट, आप उसमें घुसिए और वहां से आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज का जो सेशन रहेगी, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा। जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।